सोनी लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय विषय का अध्ययन कर रहे थे। साथ ही में दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि राज्य शासन के द्वारा कोचिंग सेंटर्स को ऑफलाइन खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। अतः हमारी कोचिंग जल्द ही ऑफलाइन मोड पर भी शुरू होने जा रही है। जो भी व्यक्ति ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के इच्छुक है, वे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जल्द ही हमारी कोचिंग ऑफलाइन मोड में भी चालू हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने संवैधानिक इतिहास की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी के शासन को देखा था। आज हम कंपनी के शासन के आगे ताज के अधीन शासन का अध्ययन करेंगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों को यह समझ में आया कि अगर भारत में अपना शासन जमाए रखना है तो भारतीयों को खुश रखना पड़ेगा, उन्हें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से कई ऐसे प्रावधान लाए गए जिससे भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके, उन्हें खुश रखा जा सके। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सारे के सारे अधिकार महारानी ने अपने हाथों में ले लिया, अर्थात हम अब सीधे रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। आइए जानते हैं ताज के अधीन हमने क्या क्या अधिनियम पढ़ने हैं तथा उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले आया आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त किया गया। इसकी जगह ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ लाया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक दरबार लगाया गया, जिसमें महारानी की घोषणा पत्र को पढ़ा गया, जिसमें महारानी को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर उसे वायसराय की उपाधि दी गई, अर्थात महारानी का प्रतिनिधि या ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि, जो कि लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। इसके साथ ही प्रशासन व्यवस्था में भी काफी फेरबदल किए गए, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पर संपूर्ण देश के प्रशासन को चलाने के लिए एक भारत सचिव की नियुक्ति की गई या भारत मंत्री की नियुक्ति की गई, जो कि पूरे देश का नियंत्रण, निरीक्षण व अधीक्षण करता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। यह लंदन में रहकर नियंत्रण करता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री हुआ करता था। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाने लगा, अतः स्थिति पूर्णतः पलट दी गई। सारे के सारे व्यवस्थाओं को पूर्णतः पलट दिया गया। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी 1858 के भारत शासन अधिनियम की। इसके तहत भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया तथा इसे उसी रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत जाति, वर्ण, लिंग आदि के भेद को समाप्त किया गया तथा सभी को समान रूप से कहे जाने की बात की गई। राजाओं महाराजाओं को यह आश्वस्त किया गया कि अब राज्य विस्तार की नीति को समाप्त किया जा रहा है, उनके अधिकार और उनके सम्मान की रक्षा की जाएगी। अब आगे चलते हैं अगले अधिनियम में, जो कि है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, अर्थात यह भारत परिषद के द्वारा बनाया गया था, जो पूर्व में निर्मित की गई थी। यह अधिनियम भारतवासियों को शासन में भागीदारी उपलब्ध कराता है, शासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। प्रमुख विशेषताएं ये थी कि शासन में भागीदारी के लिए पहली बार गवर्नर जनरल के द्वारा उनकी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में 3 व्यक्ति, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव को चुना गया था। यहाँ से हमारी प्रशासन में भागीदारी की शुरुआत मानी जाती है। मद्रास व बंबई को विधायी शक्ति पुनः प्रदान कर दी गई, अर्थात विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण किया गया था। बंबई व मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। यही स्थिति हमने 1833 के अधिनियम में देखी, जहां पर बंबई व मद्रास को पूर्णतः बंगाल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया।
अब स्थिति को पलटते हुए विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, उन्हें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि वे अपना काम कर सके। केंद्र तथा प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई, वे अपना कानून स्वयं बना सके ताकि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। यह इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है कि विभागीय प्रणाली अथवा पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसा आज हम हमारी सरकारों में देखते हैं, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की, हर एक मंत्री के पास एक या विभिन्न विभाग होते हैं जिनका वह अध्यक्ष होता है, जिनका वह नियंत्रण करता है। जैसे वित्त विभाग के लिए वित्त मंत्री, रक्षा विभाग के लिए रक्षा मंत्री आदि। इसकी शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, अर्थात आपातकाल की स्थिति में जब विधान परिषद अस्तित्व में ना हो या कार्य नहीं कर रही हो तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा उसे विधेयकों पर वीटो का अधिकार था, अर्थात विधेयक पर यदि समान मत आया तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को था कि वह अपने वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को या तो पारित कर दे या शून्य कर दे। यह अध्यादेश की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश की शक्ति है वह किस अधिनियम के माध्यम से आई, तो उसका आंसर है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके साथ ही कलकत्ता, बंबई व मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। पहली बार बजट पेश किया गया जिसे जेम्स विल्सन ने 1861 में लाया था। साथ ही भारत में आईपीसी भारतीय दंड संहिता की भी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब चलते हैं अगले अधिनियम 1892 का भारत परिषद अधिनियम। पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, यह इस अधिनियम का की पॉइंट है। निर्वाचन प्रणाली थी जरूर पर यह प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से थी, अर्थात प्रांतीय विधानसभाओं से विधानमंडलों से 5 गैर सरकारी सदस्यों को केंद्रीय विधान परिषद में चुना जाना था। यह पहली बार था कि यह निर्वाचन के माध्यम से हुआ था। बजट पर विचार विमर्श, प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु पूरक प्रश्न व मतदान का नहीं, अर्थात बजट पर हम सवाल तो कर सकते थे परंतु उसके जवाब मिलने पर हम काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही हमें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था, अर्थात बजट पर हम महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते थे, केवल एक सामान्य चर्चा हम कर सकते थे। संसदीय शासन व प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। जैसा हमने शुरू में देखा कि कुछ प्रतिनिधियों को राज्य की विधान परिषद से केंद्र में भेजा गया था, अर्थात यह संसदीय शासन की व्यवस्था को बताता है एवं प्रतिनिधि शासन की शुरुआत करता है, क्योंकि राज्य के प्रतिनिधि जो थे वे राज्य की विधान परिषद से चुनकर केंद्रीय की विधान परिषद में जा रहे थे जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह की पॉइंट आप याद रखिएगा कि किस अधिनियम के माध्यम से संसदीय शासन व प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। अब चलते हैं अगले अधिनियम की तरफ जो कि है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 1909, 1919, 1935 और 1947 ये 4 अधिनियम अति महत्वपूर्ण अधिनियम है प्री व मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इनकी डिटेल चर्चा करेंगे ताकि ये आपके एग्जाम में अच्छे से आपसे बन जाए। शुरुआत करते हैं। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उस समय भारत सचिव मार्ले थे तथा भारत के वायसराय मिंटो थे। इन दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को बनाया था, प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी सिफारिश अरुंडेल समिति के द्वारा की गई थी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता थी कि पृथक तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, वो भी केवल और केवल मुस्लिमों के लिए, अर्थात मुस्लिम सदस्य खुद के मुस्लिम सदस्यों को चुनकर प्रतिनिधि के रूप में अपने विधान परिषद या विधानसभा में भेज सकते हैं। यह पहला प्रयास था जब हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटा गया, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा गया, हम में फूट डाली गई और फूट डालकर राजनीति करने का प्रयास किया गया।
क्योंकि इस समय कांग्रेस के द्वारा कई विशेष मांगे की गई थी ताकि देश को एक अच्छा शासन दिया जा सके। इसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कुछ समय पहले। अतः अंग्रेजों ने हमारी इस वीकनेस को देखकर कि हम धर्म में बढ़ रहे हैं, आपस में मतभेद हो रहे, उनको और प्रगाढ़ करने के लिए और दूरियां बढ़ाने के लिए, कड़वाहट के लिए इस अधिनियम को लाया था, इस विशेषता को इसमें शामिल किया था, जिसका तकलीफ हम आज तक झेल रहे हैं, एक सांप्रदायिक रूप से झगड़े के रूप में, जो कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में आता ही रहता है। दूसरा था केंद्र व राज्य विधानसभा में संख्या बढ़ाई गई, अर्थात प्रतिनिधि को और ज्यादा बढ़ाया गया ताकि और अच्छे से शासन चलाया जा सके। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल के साथ ही भारत परिषद या भारत सचिव की जो वो थी कार्यकारिणी, उसमें भी भारतीयों को स्थान दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में सबसे पहले स्थान पाने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछता है। बजट पर जो पहले हमें केवल सामान्य चर्चा का अधिकार था, अब उस अधिकार को बढ़ा दिया गया और प्रश्न पूछते वक्त विस्तार रूप से चर्चा करने का अधिकार हमें दे दिया गया। विश्वविद्यालय व जमींदारों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम की जो सबसे खास विशेषता थी उसके बारे में लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो से कहा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हुआ भी। हमने देखा आगे चलकर यह अलगाव बाद में देश के विभाजन का कारण बना। आज भी हमारे देश में सांप्रदायिक रूप से यह विद्यमान है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को उभरते प्रजातंत्र की हत्या की संज्ञा दी है, अर्थात जो प्रजातंत्र पनप रहा था, विकसित हो रहा था, इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने उसकी हत्या कर दी। एवं इस अधिनियम को उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा गया, क्योंकि उदारवादियों की मांग पर ही इस अधिनियम को लाया गया था। उनके द्वारा देश के लिए कई मांग की जा रही थी, जैसे डोमिनियन स्टेट, उन सब की प्रतिरूप में यह अधिनियम लाया गया था। इसलिए डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे उदारवादियों के रिश्वत की संज्ञा दी है। मजूमदार ने इसे चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी है। यह वर्डिंग आप याद रखेंगे। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कि यह किसके द्वारा कहा गया था इस अधिनियम के सापेक्ष में। अब चलते हैं अगले अधिनियम 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। इस अधिनियम का उद्देश्य या की पॉइंट था आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, अर्थात प्रांतों में ऐसी शासन व्यवस्था लाना ताकि वे जनता के प्रति उत्तरदायी। मकसद तो बड़ा अच्छा था, सोच बड़ी अच्छी थी, दिखावा बड़ा अच्छा था, परंतु कभी वास्तविक रूप में यह हो ही नहीं पाया। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, अर्थात प्रांत के जो भी विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, जो भी शक्तियां थी उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला था आपका आरक्षित विषय, ऐसे विषय जिनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के अधीन रखा जाता था। यह परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसके अंतर्गत ऐसे प्रमुख विषयों को रखा गया जो कि आपके शासन व्यवस्था को चलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था, वित्त, राजस्व, खनिज, कृषि आदि। इसके अतिरिक्त एक और विषय बनाया गया जिसे हस्तांतरित विषय कहा गया, जिसके बारे में गवर्नर जनरल अपनी मंत्रियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। यह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी। इसमें सामान्य विषय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक प्रबंध, पीडब्ल्यूडी आदि शामिल है। यहां से आप समझ रहे होंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उसे उन्होंने अपने आरक्षित उसमें शामिल कर दिया, आरक्षित विषयों में, जिसका शासन वह अपनी कार्यकारिणी परिषद से करता था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन जो परिषद आपकी विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थी, उनको कोई भी महत्वपूर्ण विभाग या महत्वपूर्ण विषय दिए ही नहीं गए कि आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके, अर्थात यह एक छलावा ही था। इसके साथ ही पहली बार हमारे देश में द्विसदन व्यवस्था की शुरुआत की गई, अर्थात दो सदन होंगे, एक विधानसभा, दूसरी राज्य परिषद। इनका चुनाव
प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज की जो हमारी व्यवस्था है यह वही व्यवस्था है पूर्व रूप में जब शुरू की गई थी तो इसे द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में कहा गया, एक विधानसभा राज्य परिषद, जो कि आज के लोकसभा व राज्यसभा का पूर्व गठित रूप है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको याद रखना। अब इनका निर्वाचन कैसे होता था, तो बताया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, परंतु यह प्रत्यक्ष निर्वाचन सभी को नहीं मिला हुआ था, अर्थात हर एक व्यक्ति अपनी विधान परिषद या केंद्रीय परिषद को नहीं चुन सकता था। कुछ एक क्राइटेरिया लगाया गया था, जैसे संपत्ति व शिक्षा के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया था। कुछ संपत्ति का क्राइटेरिया फिक्स था, कुछ शिक्षा का क्राइटेरिया फिक्स था। उन क्राइटेरिया को पार करने वाले लोग ही मतदान कर सकते थे। जैसे जिसकी आय 10,000 वार्षिक से अधिक थी उसे मतदान का अधिकार मिला हुआ। साथ ही इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। अर्थात जितना भी आप सिस्टम अभी देख रहे हैं हमारे संसद के चुनाव का, यह इसी समय आया, इसी से इसकी शुरुआत हुई। और यह पूछता भी है कि किस अधिनियम के माध्यम से आपके यहाँ संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, तो यह थी आपकी 1919 का भारत शासन या भारत परिषद अधिनियम। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे पहली बार यूपीएससी का गठन किया गया, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया। लंदन में एक भारतीय उच्चावास की स्थापना की गई। राज्य के बजट को केंद्र के बजट से पूर्णतः अलग कर दिया गया। अब राज्य स्वयं का बजट बनाकर स्वयं ही पेश करते थे और उस पर स्वयं ही निर्णय लेते थे। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, इसकी प्रगति को जांचने के लिए यह डिसाइड किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग आएगा, जिसका परिणाम था आपका साइमन कमीशन, जो इसी अधिनियम की प्रगति को जांचने के लिए आया था, परंतु वह 10 वर्ष के पूर्व ही आ गया था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र व राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया, अर्थात संघात्मक व्यवस्था दी गई कि किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। इसके विशेष शुरुआत हुई थी आपके 1919 के अधिनियम में। अब देखते हैं कि इस अधिनियम को क्या क्या बोला गया या क्या इसके संदर्भ में कहा गया। सबसे पहला था, कांग्रेस के द्वारा इसे निराशाजनक व असंतोषप्रद कहा गया। तिलक ने इसे एक बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इसे जनता के लिए नवीन बंधन गढ़ दिए, इस वाक्य की संज्ञा दी है। अब चलते हैं हमारे अगले अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम की तरफ। हमने भारत जब संविधान के स्रोत की चर्चा की थी तब यह जाना था कि भारत के संविधान में लगभग 2/3 प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसकी विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इस अधिनियम में सबसे पहली बार पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है, उसका प्रावधान किया गया। इसके लिए प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, अर्थात जो 2 विषय हुआ करते थे, आरक्षित व हस्तांतरित, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और केवल एक ही कार्यकारिणी रखी गई जो सारे विषयों पर निर्णय करती थी। अर्थात प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया, पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया अपने कार्य करने के लिए। केंद्र में द्वैध शासन का प्रादुर्भाव हुआ या उसे लागू करने का प्रयास किया गया, परंतु यह संभव नहीं हो सका। एक संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ देशी रियासतों को शामिल करने की बात कही गई, परंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि रियासतों ने इसमें विलय समाहित होने से मना कर दिया। शक्तियों का विभाजन सुस्पष्ट रूप से किया गया, जो कि हम आज देखते हैं कि 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियां हैं, जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची, इनमें विषयों का सुचारू रूप से विभाजन कर दिया। इसे विशेष रूप से यहाँ पे दर्शाया गया। एक अवशिष्ट शक्तियां क्या है, उन्हें गवर्नर जनरल की कार्य परिषद को या गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। यूपीएससी के साथ साथ पीएससी व संयुक्त पीएससी का भी प्रावधान किया गया, अर्थात 1919 के अधिनियम में जो पीएससी
केंद्र के लिए बनाई गई थी, अब वह राज्यों के लिए भी बनाई गई तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त पीएससी का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति जो हमने 1909 में शुरू की थी, 1919 में उन्हें बढ़ाकर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय व यूरोपियों को भी प्रदान किया गया। साथ ही साथ 1935 में इसे बढ़ाते हुए दलित, महिला व मजदूरों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अर्थात देश के हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक क्लास को विभाजित कर दिया गया अपने अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनकर अपनी विधानसभा में भेजने के लिए। इसके साथ ही आरबीआई की स्थापना तथा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गायर थे। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम को कुछ विशेष बातों से संबोधित किया गया है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार इसे परखा गया कि आप इसको पूरे तरीके से जानते हैं या नहीं। पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा है तथा अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित गाड़ी की मशीन की संज्ञा दी है। यह अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन आपसे व्यापम या पीएससी के हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ कहा है। मदन मोहन मालवीय ने इसे ऊपर से लोकतांत्रिक तथा अंदर से खोखला कहा है। यह थी 1935 की अधिनियम की कुछ विशेषता। इतनी खामियों, इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी हमारे देश के संविधान के 2/3 प्रावधान यहीं से लिए गए हैं, यहीं से उन्हें ग्रहण किया गया और इसी के अनुसार हमारा संविधान चल रहा है। अब चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो इस क्रम का सबसे आखिरी अधिनियम था, उसकी चर्चा हम करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा 3 जून को भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्र करने का अधिनियम लंदन की संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया तथा कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया तथा यह बताया गया कि यह कैसे अलग होंगे, कैसे इनका कार्य चलेगा, क्या क्या बातें हैं उनको अभी हम देखते हैं। पहली विशेषता थी कि भारत को संप्रभु व स्वतंत्र घोषित किया गया। संप्रभु अर्थात अब भारत अपने निर्णय लेने पे आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र होगा, अपने आप में स्वतंत्र होगा, कोई भी कार्य करने में, अपने देश को चलाने में। 2 स्वतंत्र अधिराज्य भारत व पाकिस्तान, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 स्वतंत्र देश न बल्कि 2 स्वतंत्र अधिराज्यों को बनाया गया। अधिराज्य अर्थात ऐसे राज्य जो किसी अन्य राज्य या अन्य देश के अधीन हो, उन्हें अधिराज्य कहा जाता है। तो भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र तो हो गए थे परंतु वे अभी भी ब्रिटेन के अधिराज्य थे। क्यों, आगे उसकी चर्चा करेंगे। इन्हें स्वयं का संविधान बनाने के लिए अधिकृत किया गया कि जब तक इनका स्वयं का संविधान नहीं बन जाता, इनका शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा तथा ये अपने देश का संविधान अपनी संविधान सभा के माध्यम से बनाएंगे, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। इसीलिए इसे 2 अधिराज्य कहा गया, क्योंकि अभी भी इनके पास जो शासन व्यवस्था थी वो पुराने देश के द्वारा निर्मित की गई कानून के अंतर्गत थी। अर्थात जब तक हमने अपना स्वयं का संविधान नहीं बना लिया, हम एक अधिराज्य के रूप में रहे तथा उन्हीं के अधिनियम के अधीन शासन करते रहे। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह 2 गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, एक भारत के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। इनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की गई थी। भारत सचिव का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। साथ ही रियासतों के लिए कुछ प्रावधान किए गए कि उन्हें स्वतंत्र किया गया, चाहे वे भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखें। कालांतर में 552 रियासतें हमारे यहाँ थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का विलीनीकरण किया, इनका एकीकरण किया, परंतु 549 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से विलय होने पे अनुमति दी तथा भारत संघ में शामिल हो गए।
3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विरोध प्रदर्शित किया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर। हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र पर बाद में हस्ताक्षर करवाकर सहमति से भारत संघ में विलय कर दिया गया। अर्थात अंतिम रूप से 552 रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया। संविधान के निर्माण तक देश का शासन 1935 के अधिनियम से चलाया गया तथा 1946 में संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य की संसद के रूप में स्वीकृत किया गया। अर्थात हमारे देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ उसके लिए जो आवश्यक कानून थे उसे भी बनाने का अधिकार संविधान सभा को दे दिया गया। यह कुछ विशेषताएं थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। 26 जनवरी 1950 तक 1935 का भारत शासन अधिनियम कार्य करता रहा, परंतु जैसे ही हमने अपने संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया, वह भारत शासन अधिनियम 1935 स्वतः ही समाप्त हो गया और हमारे देश में संविधान के द्वारा उसका शासन चलाया गया। तो यह थी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा संवैधानिक विकास, जिनमें हमने यह जाना कि क्या प्रमुख अधिनियम बनाए गए, उनको बनाए जाने का कारण क्या था तथा उनके जो प्रावधान थे, कुछ प्रावधान अभी भी लागू हैं जिन्हें हम जानते हैं। वह आपसे सीधे पूछा जाता है कि यह प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, तो यह आपको विस्तृत रूप से याद होना चाहिए। यह टॉपिक कठिन ना होकर के अपने आप में उलझाने वाला है, क्योंकि यदि आप आज इसे समझ लिए, पढ़ लिए, 3 दिन बाद यदि आप इसे पुनः देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस पॉइंट को किस अधिनियम के अधीन रखा गया था। अर्थात यहाँ पर आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि वह आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा ना करे। जैसे हमने 1813 के अधिनियम में देखा था कि चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि 1833 में चीन व चाय के व्यापार को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था। परंतु जब यह क्वेश्चन पेपर में हमारे सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह 1813 की बात कर रहा है कि वह 1833 की बात कर रहा है। इस कंफ्यूजन से दूर होने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत आसान होता है पेपर में आने के लिए, घुमाता नहीं है, सीधे पूछता है। इसलिए आपको एक अच्छी मेमोरी का यहाँ पे सबूत देना है, अच्छी याददाश्त को आपको यहाँ पे रखना है, ताकि आप एक अधिनियम की एक विशेषताओं को अच्छे से याद रख सके, अच्छे से उसे रिवाइज कर सके। यहाँ तक हमने भारत के संविधान के निर्माण से लेकर के उसके विशेषताएं तथा सारी चीजों को संक्षिप्त रूप से देखा। अब हम अगली क्लासों में उसके भागवार एक करके डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जिसपे हम उनसे संबंधित अनुच्छेदों को भी देखेंगे तथा उन्हें याद करेंगे। आपसे यही निवेदन है कि इतनी क्लासों के बाद आशा है कि आपको एक संविधान की बुनियादी समझ आ गई होगी, एक समझ आपके दिमाग में विकसित हो गई, एक अवधारणा आपके दिमाग में बन गई होगी कि हमारा संविधान क्या है, कैसे बना, कैसे कार्य करेगा, क्या क्या चीजें उनमें समाहित है। तो एक बार अच्छे से उनका रिवीजन करिए, ताकि जब हम अगली कक्षाओं से उसमें डिटेल में जाएं तो यह आपको और भी अच्छे से समझ आए, और भी अच्छे से आपके अंदर इसकी समझ विकसित हो और आप और अच्छे से इसको जानने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।